हे गाइस, वेलकम टू लॉ एंड मोर। दिस इज़ चांदनी मल्होत्रा और हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो भारत का संविधान है वो हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। It's a very important topic for normally law students, law graduates, as well as for the people who are aspiring to sit in some papers like UPSC, UGC NET, or even otherwise. And also, as a matter of general knowledge, you should know that from where all have we borrowed different provisions of our constitution. So let's just get started. तो सबसे पुराना अगर हम अपना सोर्स देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ब्रिटिश इंडिया में जो कानून हमारे लिए संविधान का काम कर रहा था, विच वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको जान के हैरानी होगी, सो बेसिकली दैट एक्ट वाज कंप्लीट इन इटसेल्फ। पर अगर उसको और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिसिंग थी। दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अस आवर फंडामेंटल राइट्स। बट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देयर वाज नो सच गारंटी गिवन टू द सिटीजन्स। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से वो कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोरो करें। फर्स्ट एंड द foremost if you talk about, then it is the federal structure. So for now, under the Constitution of India, there has to be a strong central government, that's the parliament, and then we also have got different state governments. So this federal structure we've taken from the Government of India Act. Apart from this, the judicial structure, that we have to have judiciary at the center and under different states, so that has also been taken from the Government of India Act. Apart from this, the emergency provisions which are there in the constitution, जैसे हमारी कंट्री में presently emergency proclaim की जा सकती है president द्वारा for the whole country, या even in the states it can be proclaimed by the president on the grounds of national emergency या state emergency जिसको president rule भी बोलते हैं, या financial emergency जो कि आर्टिकल 360 में दी गई है, जो कि लकीली अब तक हमारी कंट्री में नहीं लगी, जिसके आसार लग रहे हैं अगर लॉकडाउन चलता रहा तो जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं ये भी कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। उसके अलावा आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट जुडिशरी, द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगी जो कि पब्लिक सर्विस के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, पूरा उसको रेगुलेट करेगी। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ ऑल्सो बिन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑल्सो about the governor, so that there has to be a governor for each state. So this was also initially manifested under the Government of India Act. So these are the provisions from this act. Now the second, a very important and crucial source of our constitution is the US Constitution. So the first thing that we've borrowed from them is of course our very important fundamental rights. अब इसमें भी ट्विस्ट है दैट यू शुड नो। तो जो हमने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं वो ओरिजिनली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। सो इट्स बेसिकली बाय वर्च्यू ऑफ 10 अमेंडमेंट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएस में जो शुरू की 10 अमेंडमेंट्स हुई थी, टुगेदर इट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। तो बेसिकली जब वो 10 अमेंडमेंट हो गई थी हमने वो बोरो किया था अपने पार्ट 3 में, एंड दैट्स हाउ वी इन इंडिया वी गॉट आवर फंडामेंटल राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स वी बोरोड फ्रॉम देम इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे यूएस में वी नो इट्स अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन इंडिया दो वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश वन। लेकिन जो प्रेसिडेंट है जब उसको हमें रिमूव करना होता है on the ground of impeachment, so the whole procedure we've borrowed it from the US Constitution. Now the third very important source is the British Constitution. We can also say that these are the principles we've got from England. First and the foremost, which I've just mentioned, is the parliamentary form of government. So the parliamentary form of government wherein we'll have the parliament that's going to be supreme and not the president like that in the US. Apart from this, a very important concept again excuse me, that's called writs. So in India, for the enforcement of your fundamental rights which are guaranteed under part 3 of the constitution, अगर वो violate होते हैं, you go to the Supreme Court under article 32 or you go to the High Court under article 226. और Supreme Court और High Court क्या करते हैं, out of other things they have the power to issue writs. अब वो जो रिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे यूएस में वी गॉट डुअल सिटीजनशिप, बट इन इंडिया वी गॉट सिंगल सिटीजनशिप। मतलब अगर
तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और नो मैटर आप कौन सी भी स्टेट में रहते हैं, सो फॉर इंस्टेंस आई लिव इन दिल्ली और मे बी इफ आई लिव इन उत्तर प्रदेश, डजेंट मैटर, I am only the citizen of India. I am not the citizen of my respective state. So the concept of single citizenship has been taken from the British Constitution and it has been incorporated under the Indian Constitution. Now what else we have taken from them is the concept of rule of law. So the rule of law ka concept is manifested in our constitution under Article 14. Article 14 Part 3 का जो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देता है, उसी में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी इनहेरेंट है. और ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय A.V. Dicey, प्रोफेसर A.V. Dicey, एंड उनकी जो बुक थी जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड. So these are again important questions which might come in your paper. So from British we've got the parliamentary form of government, we've got rule of law, we've got single citizenship and roots, not roots, writs, I'm so sorry, it's writs and the writs. Now the fourth very important source of the Indian constitution is the Irish constitution. Irish constitution is the constitution of Ireland. So from there we've taken primarily two very important things which are reflected in our constitution. One is part 4, that is directive principles of state policy. कुछ तो directive principles ऐसे हैं जो कि हमने word to word copy कर लिए थे. For instance article 38 clause B. Yes, so 38 I've discussed with you in one of the videos. It talks about the economic justice which is there in the preamble. So most of the DPSPs, they have been copied and pasted under part 3 of our constitution. So directive principles, yes, from the Irish constitution. And the second one is election of the president. So the president of India, the way the president has to be elected, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ in my previous video on the fundamental rights कि कौन कौन president के लिए वोट करता है. elected members of लोक सभा, elected members of राज्य सभा and the elected members of the legislative assemblies. तो जो procedure हम follow करते हैं इंडिया में, the same procedure has been taken from the Irish constitution. इस प्रोसीजर में मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कराया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. तो ये जिस तरीके से कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, सो एवरीथिंग वी बोरोड इट फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द साउथ अफ्रीकन वन. इमेजिन, सो when people say that we've just copied and pasted stuff from other world's constitution, no. So our constituent assembly members, they literally did a lot of research. So our constitution had to be the lengthiest because we did consider our historical background, our socio-economic background, our diversity prevalent at that point of time, and that is how we considered the world's constitution and we incorporated the best of the stuff within ours. So coming back to the South African one, so what we've taken from South African is the amendment of the constitution. So primarily I'm talking about article 368 which talks about how the amendment has to happen. Simple majority से होगी, 2/3 से होगी, या ratification चाहिए आपको states का. So the whole of it we've taken from the South African model. Now the next very important source of the constitution is the USSR. So erstwhile USSR, which is now basically Russia, and if you remember the Soviet Union or USSR, it got disintegrated in 1991 post Cold War. So now if I talk about USSR, it's primarily Russia, of course, apart from other republics. तो हमने वहाँ उनके संविधान से क्या उठाया था? So the concept of fundamental duties which is given in our constitution under article 51A. So that has been taken from USSR. Next is the Canada. So from the Canadian constitution also we've taken stuff like the federalism. I told you the concept of federalism की जो power है center और state के बीच में divided होगी, वो तो हमने Government of India Act of 1935 से लिया है. लेकिन जो हमारा federalism होगा वो कैसा federalism होगा? So ours is like quasi federal. So it's not federal in the rigid sense, it is little bit tilted towards the center. तो दोनों की पावर्स हैं. जैसे हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में लिखा है there will be 3 lists, list 1, list 2 and list 3. list 1 यूनियन लिस्ट जिसके मैटर्स आइटम्स पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाएगा. लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट जिसके मैटर्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट बनाएगा. कॉन्करेंट लिस्ट जिसके मैटर्स पे स्टेट और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकते हैं. लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी मैटर पे दोनों को कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट ने भी बनाया है, स्टेट ने भी बनाया हुआ है,
तो किसका कानून माना जाएगा? पार्लियामेंट का माना जाएगा. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको संविधान में देखने को मिलेंगे विच शोज that even though we have divided the parliament between the parliament and the states, but the parliament has to prevail. So the parliament takes an upper seat always over the states. So the federalism, so we have a strong center as compared to the states. So this concept we've taken from the Canadian constitution. That is one. Second is the residuary power. So what is residuary power basically? So I just told you list 1, 2 and 3. अगर कुछ ऐसे matters हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं दिए गए और अगर सरकार को इस पे कानून बनाना होता है तो वो वाली जो बाकी ऐसे मैटर्स जो कहीं पर भी नहीं लिखे गए तो उस पे कानून बनाने की पावर ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के पास आ जाती है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 248 एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशनड अंडर लिस्ट 1 ऑफ एंट्री 97. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर, सो यू मे राइट इट डाउन. इट्स आर्टिकल 248 टू बी रेड विद लिस्ट 1 एंट्री 7 ऑफ द 7th शेड्यूल. तो जितने भी बाकी मैटर्स जो कहीं भी लिस्ट 1, 2, 3 में एन्यूमरेटेड नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो जो साइबर लॉज हैं इट वॉज नो वेयर देयर बिकॉज द कंप्यूटर एंड द टेक्नोलॉजी हैड नॉट कम इन टू वोग बाय दैट टाइम. सो उस पर कानून बनाने की पावर जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ द रेसिडुअरी पावर पार्लियामेंट के पास ऑटोमेटिकली आ जाती है. इसलिए जो IT एक्ट ऑफ 2000 एंड दैट वाज बीइंग इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. So this is about the Canada one. Now the next is Australian constitution. This is also very important. So the Australian one, so there are two things which we've borrowed. One is the concurrent list. Again the same I told you, 7th schedule list 1, 2 and 3. 3 is the concurrent list जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं और इसमें जितने भी मैटर्स है उस पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन बोथ मेक लॉज एंड इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट तो पार्लियामेंट का लॉ विल प्रिवेल. ठीक है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी ऑल्सो. तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट भी होनी चाहिए, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. लाइक वी इन आवर पार्लियामेंट वी गॉट 2 हाउसेज आज इज अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर. तो जब दोनों कुछ केसेस में जो दोनों हाउसेज हैं वो साथ में भी बैठते हैं, उनकी जॉइंट सिटिंग भी होती है. तो ये जो प्रोविजन है ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. द लास्ट and the very important source is the Japanese constitution. Japanese constitution is also called Meiji. It's Meiji or Meiji. It's Japanese language, so it's MEIJI, Meiji constitution. So this constitution was passed very recently. In fact 1947 itself they got their constitution. तो imagine हमारे जो constituent assembly के जितने भी members थे, I mean they were so active and enthusiastic. तो उन्होंने US जैसे ancient constitution से तो provisions लिए ही थे, लेकिन जब हम वो बैठे थे अपना संविधान बनाने के लिए उससे 1 साल पहले जो एक संविधान रेडी हुआ था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उसको भी पढ़ा, उसमें से भी प्रोविजन लिया. और वो प्रोविजन इतना इम्पॉर्टेंट है विच इज़ लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर पार्ट 3, दैट इज आर्टिकल 21. सो येस, आर्टिकल 21 इट्स बिन बोरोड फ्रॉम द जापानीज मेजी कॉन्स्टिट्यूशन. सो उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. सो योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट except according to the procedure established by law. So this we've borrowed from the Japanese constitution. So these are all the sources which are very important for you to always remember. And then I hope you liked the video. If you liked it, like it, share it, and just give in a comment if you really liked it. Thank you so much. Bye bye, take care.